हेलो बच्चों, नमस्कार। कक्षा 11वीं एमपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। तो देखिए, आज हमको पढ़ना है आगे। कल हमने आपको सेट का इंट्रोडक्शन बता दिया था कि समुच्चय क्या होता है ना, और समुच्चय का निरूपण कैसे किया जाता है। दो प्रकार के हमने फॉर्म बताए थे आपको। एक हमने बताया था आपको रोस्टर मेथड, जिसमें आप लिस्ट फॉर्म में लिखते हैं, और एक थी सेट बिल्डर, जिसमें आप कथन के रूप में या स्टेटमेंट के रूप में अपना आंसर लिख के देते हैं। चलिए, आज हम पढ़ते हैं समुच्चय के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे बच्चों समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय के प्रकार में सबसे पहला समुच्चय समझिए, जिसे कहते हैं रिक्त समुच्चय। क्या कहलाएगा बेटा? रिक्त समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, कोई अवयव ना हो। ठीक है ना? तो ऐसे समुच्चय को क्या बोलते हैं बेटा? रिक्त समुच्चय। तो इस तरह की, जैसे मान लो आपने कोई ए समुच्चय माना है, उसके अंदर कोई अवयव नहीं है, तो आप इसे कैसे छोड़ दोगे? खाली। अब यदि मैं बोलूँगा नंबर ऑफ अवयव ए के अंदर कितने हैं, बोलो 0, क्योंकि कोई अवयव ही नहीं है। इसको बेटा आप फाई से भी रिप्रेजेंट करते हो। खाली मतलब ये फाई। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिक्त समुच्चय। ठीक है ना? तो कोई रिक्त समुच्चय है तो उसे आप फाई से भी दिखाओगे। फाई का मतलब इसके अंदर कोई अवयव नहीं है ना? ये हो गया। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ, मान लो कोई समुच्चय ए है। ए बराबर चांद पर होने वाली फसलों का समुच्चय। मुझे बताइए, क्या चांद पर कोई फसल होती है? नहीं होती है। तो आप कहेंगे ए बराबर कितना है? एम्प्टी, खाली। या आप कह सकते हैं कि ए बराबर क्या है बेटा? फाई। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ। दूसरा देखिए, बी सेट है। बी एक सेट है। मैं कहूँ बी बराबर कन्या विद्यालय में पढ़ने वाले लड़कों का समुच्चय। लड़कों का समुच्चय। मुझे ये बताइए कि क्या कन्या विद्यालय में लड़के पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। तो सेट बी में क्या होगा बेटा? कुछ भी नहीं। मतलब बी बराबर क्या कहलाएगा? फाई। क्या बोलते हैं इसको? फाई। ये जो सिंबल आपने लिखा ना बेटा, इसको बोलते हैं फाई। ये फाई कहलाता है। समझ गए? तो ये हो गया। तो ये कहलाता है बेटा, आपको जो मैंने बताया, पहला जो समुच्चय है इसे बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं आपको? रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं बेटा? रिक्त समुच्चय। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ कि बेटा जो रिक्त समुच्चय है, ये परिमित है या अपरिमित है? बताओ, परिमित है कि अपरिमित है? बिल्कुल गलत, आप लोगों ने अपरिमित कहा। तो बेटा ये परिमित है। जिसके अंदर गिनती के अवयव हो और अनगिनत जिसके अवयव हों, वो कहलाता है अपरिमित। तो क्या ये अपरिमित है? नहीं, ये परिमित है। क्योंकि आपसे पूछा जाए कि किसी रिक्त समुच्चय के अंदर कितने अवयव होते हैं, आंसर क्या है? 0। तो 0 एक फिक्स नंबर है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कैसा समुच्चय हुआ? परिमित। क्लियर हो गया कि नॉट क्लियर? समझ में आ गया ना? हाँ। परिमित का मतलब होता है बेटा जिसको गिना जा सके, तो काउंटेबल। तो एक भी नहीं है तो भी काउंट कर पा रहे हो। और अपरिमित का मतलब इनकाउंटेबल, जो कि काउंट ना किया जा सके। तो अगर बहुत ज़्यादा होते तो अपरिमित होता, बट अभी तो 0 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय। क्लियर कि नॉट क्लियर? आइए एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अगले टाइप का सेट की बात करते हैं। अगला सेट है बेटा जिसका नाम है इक्वल सेट। इक्वल सेट को हिंदी में बोलते हैं बराबर समुच्चय। क्या कहते हैं? बराबर समुच्चय। तो बच्चों, बराबर समुच्चय का मतलब क्या होता है? मैं आपके सामने दो समुच्चय दे रहा हूँ। एक सेट है ए और एक सेट है बी। ठीक है ना? इस सेट में यहाँ पर बगीचा है एक, और एक बगीचे के अंदर जो है बहुत सारे गुलाब लगे हैं, तो मैंने यहाँ लिख लिया गुलाब। बहुत सारे कमल के पेड़ लगे हैं, यहाँ लिख लिया कमल। और बहुत सारे बेला के फूल लगे हैं, यहाँ मैंने लिख लिया बेला।
कल मैंने बताया था कि अगर बहुत सारे भी लगें तो आपको एक ही बार लिखना है, क्योंकि जो सेट होता है वो गुणात्मक स्टडी देता है, समझ गए ना, परिणात्मक स्टडी से मतलब नहीं है। अगले पार्क में आप गए, वहाँ पर सबसे पहले आपने कमल देखे, फिर आपने गुलाब देखा, और फिर आपने बहुत सारे बेला के फूल लगे थे। ये देखिए, अब ये दो सेट देखिए, क्या ये दो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितना है बेटा 3, और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3, मतलब इसमें अवयव की संख्या इसमें भी 3 है और अवयव की संख्या इसमें भी क्या है 3 है। दोनों की अवयव की संख्या बराबर है कि नहीं है? हाँ, दोनों की अवयव की संख्या बराबर है। अब देखो क्या अवयव भी बराबर हैं, तो गुलाब यहाँ पे है, गुलाब यहाँ पे भी है, कमल यहाँ पे भी है, कमल यहाँ पे भी है, और बेला यहाँ पे है, बेला यहाँ पे भी है। तो अगर किसी सेट के किसी समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय के अवयव से बराबर हों तो ऐसे समुच्चय को हम बोलेंगे क्या? बराबर समुच्चय। क्या कहलाएगा बेटा? बराबर समुच्चय। क्लियर है? तो बराबर समुच्चय के लिए अगर सेट ए सेट बी के बराबर होगा तो क्या नियम बनेंगे? दो नियम बनेंगे। नंबर 1 एन ए इक्वल टू एन बी, और दूसरी चीज संगत अवयव बराबर होंगे, है ना? संगत अवयव समान होंगे। क्या होंगे बेटा? इसके समान, एक जैसे। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब दूसरे तरीके के सेट पे आते हैं, अगले सेट पे आते हैं। ये एक देखिए पहला सेट है, ये दूसरा सेट है ए बी। यहाँ पर मैंने लिखा बेटा रोज़ यानी गुलाब, मैरीगोल्ड यानी गेंदा, और अगला कौन सा फ्लावर ले लो? लोटस। कौन सा फ्लावर ले लिया? लोटस। यहाँ पे लिया हमने रोज़, और यहाँ पे ले लिया हमने मैरीगोल्ड, और यहाँ पे ले लिया लिली। चलिए अब बताइए क्या ये दोनों सेट बराबर हैं कि नहीं है? नहीं है, बट दोनों सेट जो हैं समतुल्य हैं। क्या है बेटा? बराबर तो नहीं है, मगर इसमें अवयव की संख्या बराबर है। तो एन ए बराबर 3 और एन बी बराबर भी क्या है 3, मतलब अवयवों की संख्या बराबर है। इसलिए इन दोनों सेटों को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ए तथा बी जो हैं यहाँ पे कैसे हैं? समतुल्य सेट हैं। कैसे सेट हैं? हाँ, तो ये समतुल्य समूह हैं। समझ में आ गया? ये समतुल्य है। तो समतुल्य को कैसे लिखा जाता है? ए समतुल्य बी। इसको लिखते हैं ए समतुल्य बी, मतलब ए जो है बी के समतुल्य है। ए बी के बराबर नहीं है, मगर ए बी के समतुल्य है, मतलब जितने अवयव ए में हैं उतने अवयव बी में हैं। डन? तो ये हो गया समतुल्य। आइए देखते हैं, हमारे पास एक सवाल है, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7, चलिए 7वां उदाहरण देखते हैं। नंबर 7, ये देखिए आपके सामने, ये उदाहरण नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 7। कह रहा है समान समुच्चयों के युग्म छांटिए, अगर ऐसा कोई युग्म है और कारण भी बताइए। मतलब आपको समान समुच्चय के युग्म छांटना है, और कोई युग्म यदि ऐसा है तो आपको कारण भी बताना है कि कौन सा है। तो आपके सामने कुछ समुच्चय दिए हुए हैं, आइए देखते हैं कि वाकई में ये समान है या नहीं है। तो इनको हम छांटेंगे। चलिए क्वेश्चन को ले चलते हैं। ये हमने क्वेश्चन को ले लिया, आइए हम इस एरिया में क्वेश्चन को छांटते हैं। देखिए सेट ए यहाँ पे है, वो है 0, ठीक है। अब सेट बी जो है वो हमको लिखा हुआ है समूह निर्माण विधि में, x का मान 15 से ज़्यादा है और 5 से कम है। तो यदि आप नंबर लाइन में बनाएं तो 5 से कम और 15 से ज़्यादा। तो देखो एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, दोनों रास्ते कहीं नहीं मिल रहे हैं, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है। मतलब बेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ऐसा दुनिया का कोई नंबर नहीं है जो 5 से कम भी हो और 15 से ज़्यादा भी हो। तो ये क्या हो गया बेटा? खाली सेट है, तो ये एम्प्टी सेट है। अगला सी वाला जो सेट है वो है x - 5 बराबर 0, तो x का मान क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। तो सी का उत्तर क्या आ जाएगा? केवल 5।
d है एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो d का मान आएगा +5 और -5। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 25 है, तो x बराबर रूट लगेगा 25 के ऊपर, और एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, तो आंसर आ गया +-5, मतलब +5 और -5। लास्ट ई है, ABCD हो गए। एक्स स्क्वायर -2x -15 का एक धन पूर्णांक मूल है। चलिए एक्स स्क्वायर -2x -15 बराबर 0। तो 10वीं क्लास का मेथड आपको याद होगा। सबसे पहले हम क्या करते थे, इसका इससे गुणा करते थे, ABC पता करते थे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते थे। a का मान कितना 1, b का मान कितना -2 और c का मान कितना -15। इन दोनों का गुणा करते थे, तो मल्टीप्लाई करने पर या गुणा करने पर कितना आना चाहिए -15, और जोड़ करने पर कितना आना चाहिए -2। तो ऐसे नंबर बताइए कि गुणा करने पर -15 आए, जोड़ करने पर -2, तो वो नंबर है -5 और +3। तो तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर -5x प्लस का 3x -15 बराबर कितना 0। x कॉमन x -5 प्लस 3 कॉमन x -5 इक्वल टू 0। सो x -5 x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो कितना आ गया x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -3। क्लियर है? बट देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, ई सेट में क्वेश्चन ने कहा है केवल इन्हें धन पूर्णांक की जरूरत है। किसकी? तो ये तो ऋण वाला है, तो इसको हटा देंगे, केवल आंसर आएगा 5। क्या आएगा आंसर? अब कह रहा बताइए कि कौन सा युग्म है जो समान है। तो देखो केवल C और E समान हो रहे हैं, बाकी कोई समान नहीं है। तो ये वाला और ये वाला, तो C सेट बराबर E सेट। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सेट समान होंगे, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला डाउट है बच्चों का, क्वेश्चन नंबर 8, उदाहरण नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो चलिए देखिए बेटा, ये सबसे पहला शब्द है एलवाई, ALLOY। मान लीजिए इसके शब्दों का समुच्चय x मान लेते हैं हम, तो A लिखिए। L चाहे 2 बार आए, चाहे 50 बार आए, चाहे 1 बार आए, एक ही लिखा जाएगा, AL। क्लियर? और फिर क्या है आपके पास में O, और क्या बनेगा Y, बस ये बनेगा। तो भले ही ये 2 बार आया है बेटा, बट एक बार ही काउंट होगा, है ना। ये देखिए, तो x क्या बनेगा बेटा ALOY। अब देखो B लिखते हैं। अच्छा यहाँ पर आप 2 बार लिखोगे, इसमें 2 बार लिखा हुआ है ना, तो कोई मतलब नहीं है, एक बार ही काउंट होगा वो। इसको ऐसा लिखना चाहिए जैसे इन्होंने लिखा है ना, तो यहाँ पे बराबर करके लिखना चाहिए कि ये बनेगा ALOY। चलिए अगला देखिए लॉयल है, तो लॉयल में LOYAL, तो बेटा Y लिखता हूँ मैं, तो L आएगा, O आएगा, Y आएगा, और क्या आएगा A आएगा। L तो आ चुका है, तो ध्यान से देखिए A यहाँ पे है, A यहाँ पे है, O यहाँ पे, O यहाँ पे, Y यहाँ पे, Y यहाँ पे, और A इधर पे, A इधर पे, L इधर पे, L इधर पे, मतलब सारे एलिमेंट आ रहे हैं। क्लियर हो गया कि नॉट क्लियर? और याद रखिएगा कि समुच्चय में किसी अवयव की पुनरावृत्ति से समुच्चय बदलता नहीं है, अतः x और y दोनों की वैल्यू क्या है बराबर है। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए ये वाला पार्ट मैं आपको करा देता हूँ, सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा मैथ्स लगनी है। आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है। तो n पहला सेट दिया है a बराबर a के n अवयव का समुच्चय है, जहाँ n एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक है, और n स्क्वायर जो है 4 से कम है। 4 से क्या है? कम है। तो मैं a का मान लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो भैया a इंटीजर है, पूर्णांक है, और 4 से कम है, n का स्क्वायर 4 से कम है, तो -2 मतलब 4 या 4 से कम, और माइनस का 1, फिर 0, और फिर 1, और फिर क्या बेटा 2। होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई, n का मान पूर्णांक है, और 4 ऐसे पूर्णांक जिनका वर्ग 4 से कम हो, तो यही तो है जिनका वर्ग करके देख लो 4 से कम है। अब b देखो बेटा, जो b है, b कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x एक वास्तविक संख्या है, तथा x स्क्वायर -3x + 2 बराबर 0।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 को हल करिए तो गुणा करने पर 2 आना चाहिए और जोड़ने पर -3। क्या होगा? -2 -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स और -2 बराबर कितना? 0, सॉरी +2। x कॉमन x -2 -1 कॉमन x -2 बराबर कितना? 0। x -2 x -1 बराबर 0, x इक्वल टू 2 अथवा x इक्वल टू 1। तो उत्तर क्या आएगा? b बराबर आएगा 1,2। अब ध्यान से देखिए, a में 5 एलिमेंट है और b में कितने हैं? 2। तो क्या a b के बराबर है? नहीं, a b के बराबर नहीं है। तो उत्तर होगा यहाँ पर a तथा b समान नहीं है, क्योंकि a में इतने अवयव हैं और b में इतने, इसलिए ये दोनों समान नहीं है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से a तथा b यहाँ पे हमारे समान नहीं है। ठीक है ना? क्लियर हो गया ना? हाँ, नोट कर लें इसको। यहाँ पे हमारे a तथा b समान नहीं है। डन। ओके, यहाँ से नोट कर लें ये इसका हल। चलिए, तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, अगली एक्सरसाइज का। और टॉपिक का नाम है उपसमुच्चय। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सबसेट। क्या बोलते हैं बच्चों? सबसेट। आइए समझते हैं कि उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है सरल भाषा में। मान लो बेटा आप एक बगीचे गए हैं, गार्डन, और उस गार्डन के अंदर बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं, बहुत सारे फूल लगे हैं। 4-5 हज़ार लगे हैं गुलाब के फूल, रोज़। 4-5 हज़ार लगे हुए हैं कमल को लोटस बोलते हैं। ओके, और क्या 2-3 हज़ार लगे हुए हैं सनफ्लावर, तो ये लगे हैं सनफ्लावर। क्लियर हो गया? तो ये आपका सेट है। ये क्या है? आपका सेट। चाहे कितने भी लगे हों आप उनको एक ही बार लिखोगे, एक रोज़ लिखोगे, एक लोटस लिखोगे और एक क्या लिखोगे? सनफ्लावर। और नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट के अंदर बोलो कितने हैं? 3। मतलब ये नहीं बताएगा कितने हैं, कितने टाइप के हैं। अब आपने इस गार्डन में से 100 गुलाब तोड़ लिए, एक नया आपने बंच बनाया, गुलदस्ता बनाया, जिसमें आपने 100 गुलाब तोड़ दिए। इसका नाम मान लेते हैं ए, और 100 गुलाब का एक सेट ले लिया, तो यहाँ पे हो गया ओनली रोज़। बोलिए हाँ है ना? अब ये देखिए, ये बड़ा परिवार था, मतलब 5,000 गुलाब थे। 5,000 गुलाब में से आपने थोड़े से गुलाब इस गुलदस्ते में रख लिए। बोलिए हाँ है ना? तो एक नई फैमिली बन गई कि नहीं बन गई? और ये जो फैमिली इसी से तो पैदा हुई है कि नहीं हुई है? हुई है ना? तो आप क्या कहेंगे कि समुच्चय ए समुच्चय जी का क्या है? उपसमुच्चय है। क्या है बेटा? हाँ, ये उसकी छोटी सी फैमिली है, उपसमुच्चय। इसको कैसे लिखा जाएगा? ए इज द उपसमुच्चय। ये लगता है बेटा सी टाइप का है ना? ए उपसमुच्चय है किसका? एस, जी था, हाँ गार्डन का, जी का। ए उपसमुच्चय है किसका? जी का। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, ये जो साइन है, ये जो चीज़ है, ये बताती है उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। तो यहाँ ए भी एक समुच्चय है और यहाँ जी भी एक समुच्चय है, और समुच्चय में जो रिश्तेदारी होती है, यहाँ ए भी एक समुच्चय है, यहाँ जी भी एक समुच्चय है, और समुच्चय की जो रिश्तेदारी होती है वो क्या कहलाती है? उपसमुच्चय। जब एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से जुड़ता है तो कौन सी रिश्तेदारी बनती है? उपसमुच्चय। क्लियर कि नॉट क्लियर? मैं ये बात को इसलिए बता रहा था कि अगर आप यहाँ पे लिखते रोज़, तो गुलाब जो है वो समुच्चय नहीं है, गुलाब अवयव है। तो आप लिखते कि गुलाब अवयव है जी का, और साथ ही साथ गुलाब अवयव है ए का। ठीक है ना? मगर यदि समुच्चय की बात करोगे तो समुच्चय ए समुच्चय जी के साथ कैसे संबंधित है? उपसमुच्चय के रूल से, उपसमुच्चय के नियम से। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो एक उपसमुच्चय ये बन गया। और क्या बन सकता है बेटा उपसमुच्चय? और बन सकता है बी। अगर आप केवल और केवल क्या ले लो, यहाँ पे लोटस ले लो, हाँ या ना? तो केवल लोटस का गुलदस्ता बना लो तो भी बन जाएगा उपसमुच्चय। केवल और केवल क्या ले लो बेटा? मैरीगोल्ड नहीं था, सनफ्लावर था, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी आप ले लो तो भी वो उपसमुच्चय बन जाएगा।
और थोड़ी सी बात और देखना, यहाँ पर आपके पास जो समुच्चय था आपके पास गार्डन में, जिसमें आपके पास में रोज़ था, जिसमें आपके पास में सनफ्लावर था और जिसमें आपके पास में लोटस था, आपने 5-5 फूल लेकर के एक नया सेट बनाया और जिसका नाम दे दिया एम। क्या नाम दे दिया? एम। तो देखिए रोज़ यहाँ पे भी आएगा, भले ही यहाँ पे 5000 फूल थे बड़े गार्डन में, बट आपने छोटे से 5 ले लिए तो इसमें भी रोज़ बन गया, इसमें भी क्या बन गया? लोटस बन गया, इसमें भी क्या बन गया? सनफ्लावर। अरे वाह! तो ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? इक्वल दिख रहे हैं। बट याद रखिएगा बेटा, ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, क्योंकि हमने इसको बनाया है, इसलिए हम लिखेंगे एम सेट ए जो है वो है बराबर उपसमुच्चय। क्या उपसमुच्चय? किसका? ए का। किसका? ए का, सॉरी जी का बेटा, यहाँ पे ए नहीं है, जी नाम है, तो क्या बनेगा? जी का। किसका? जी का। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब नया सेट ए है, एम है, वो उपसमुच्चय किसका होगा? जी का। और कौन सा उपसमुच्चय? बराबर उपसमुच्चय। बराबर। समझ में आया? तो जब एलिमेंट बराबर हो जाए पूरे के पूरे तो वो बराबर उपसमुच्चय बन जाता है। नहीं तो यदि अवयव की संख्या कम से कम एक कम है, मतलब पूरे वही एलिमेंट नहीं है, तो क्या कहलाएगा? उचित उपसमुच्चय। तो देखिए दो प्रकार के उपसमुच्चय आपने पढ़े। अगर ए उपसमुच्चय बी का है तो बेटा केवल देखो इसमें बराबर नहीं लगा, बराबर नहीं लगा, इसका मतलब ये कहलाएगा उचित उपसमुच्चय। क्या कहलाएगा बेटा? क्लियर? इसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। और अगर ए बराबर हो चुका है बी के तो ये कहलाएगा बराबर उपसमुच्चय। क्या कहलाएगा? बराबर उपसमुच्चय। क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक है ना? अब देखिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा, ए बी का सबसेट होगा यदि, ए बी का सबसेट होगा यदि x जो बी के अंदर है, x क्या किसके अंदर है? बी के अंदर है। इसका मतलब x किसके अंदर होगा? ए के अंदर भी होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? बन जाएगा ना? एक मिनट। ए बी का उपसमुच्चय है यदि अगर कोई एलिमेंट x जो a के अंदर है, इसका मतलब वो एलिमेंट किसके अंदर होगा? b के अंदर भी। हाँ, जो a के अंदर पाया जाएगा वो पक्का किसके अंदर होगा? b के अंदर, क्योंकि a इसका उपसमुच्चय है, यानी इसका बच्चा है। ये देखो बच्चा है इसका a के साथ क्या जुड़ा है? इस तरीके के, इसको चाइल्ड समझ सकते हो कि a इज़ द चाइल्ड ऑफ b, मतलब a जो है b का बच्चा है। तो जब a b का बच्चा है तो इसके अंदर जो चीज़ होगी वो इसके पापा के अंदर होगी कि नहीं होगी? 100% होगी। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि यदि कोई अवयव a है, x के अंदर है, इसका मतलब वो अवयव किसके अंदर भी पाया जाएगा? b के अंदर। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये कहला गया उपसमुच्चय, बराबर उपसमुच्चय। सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब आइए देखते हैं इसके सवाल। ये देखिए, अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो यदि ए के, अगर सेट ए का एलिमेंट है, अगर इसके अंदर सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट क्या है? ए, इसका मतलब ए किसके अंदर होगा? बी के अंदर भी होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो देखिए अगर यदि ए बी का सबसेट है, बोलो हाँ, बट ए बी के बराबर नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? उचित उपसमुच्चय। क्या बोलते हैं? उचित उपसमुच्चय। अब सुनो, ए बी का सबसेट है तो ए को बोलते हैं हम उचित उपसमुच्चय। मतलब ए है बच्चा, ए क्या है? और बी इसके पापा हैं। बी क्या है? इसके पापा। इंग्लिश में इनका नाम बड़ा प्यारा है, इसका नाम होता है सबसेट। क्या नाम होता है? और इंग्लिश में इसका नाम होता है सुपरसेट। क्या कहलाता है? सुपरसेट। समझ में आया? और हिंदी में सुपरसेट को बोलते हैं अधिसमुच्चय। क्या बोलते हैं? जो पापा होते हैं उसका नाम होता है अधिसमुच्चय। क्या नाम होता है?
क्लियर कि नॉट क्लियर। अब ये देखिए ए के अंदर 1 2 3 है और बी के अंदर 1 2 3 4 है, तो बताओ ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है, कौन सा सही है बोलो। ए बी का बच्चा है कि बी ए का बच्चा है? हाँ, तो ए जो है बी का सबसेट है, समझ गए। क्लियर हो गया कि नॉट क्लियर? ठीक है, ओके। अगर किसी समुच्चय ए में केवल एक अवयव हो तो उस समुच्चय को क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय। जैसे मैंने लिखा सेट ए बराबर ए, बोलो हाँ। तो बताइए सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? एक, तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ। अब देखिए बेटा, एक थ्योरी है वो समझ लीजिए कि जो रिक्त समुच्चय होता है, जैसे मान लो कोई सेट आपके पास में है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और ये सेट ए है, बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। अब मैं आपको इसके उपसमुच्चय बना के दिखा रहा हूँ। इसके मैं आपको सभी संभावित उपसमुच्चय बनाकर दिखा रहा हूँ, सभी संभावित उपसमुच्चय। क्या बना के दिखा रहा हूँ? सभी संभावित उपसमुच्चय। क्लियर? ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा, यहाँ यदि मैं ए के उपसमुच्चय बनाऊं तो नंबर 1 बनेगा A1 ए का समूह, बोलो हाँ या ना। नंबर 2 बनेगा A2 क्या बनेगा? बी का समूह। नंबर 3 बनेगा A3 सी का समूह। मतलब तीन प्रकार के फूल थे तो केवल एक फूल का गुलदस्ता, केवल दूसरे फूल का और केवल तीसरे फूल का। या तो A4 ए और बी का गुलदस्ता, A5 बी और सी का, और A6 क्या है बेटा? सी और ए का या ए और सी का, बोलो हाँ या ना। और लास्ट बनेगा A7 बनेगा ABC, ये भी तो बनेगा हाँ या ना। बताया था ना मैंने अभी कि भले बड़ा गार्डन है छोटे छोटे ले लो सबके, तो ये बराबर उपसमुच्चय है। क्या उपसमुच्चय है? बराबर। अब बच्चों याद रखना, हर समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है कि आप इसमें कुछ भी ना लो, खाली जगह ले लो, तो वो कहलाता है रिक्त समुच्चय। क्या कहलाता है? यस। तो आपने देखा यहाँ पर टोटल कितने उपसमुच्चय बने? 8। कितने उपसमुच्चय बने? 8। अब यदि 8 की मैं आपको बात दिखाऊं, अगर मैं 8 की आपसे बात करूं यहाँ पे, तो देखिए इन 8 का बिहेवियर। जो सेट A1 है वो ए का उपसमुच्चय है, सेट A2 जो है वो ए का उपसमुच्चय है, हाँ ना। A3 जो है वो भी ए का उपसमुच्चय है, A4 जो है वो भी ए का उपसमुच्चय है, A5 भी ए का उपसमुच्चय है, A6 भी ए का उपसमुच्चय है, A7 भी ए का क्या है? उपसमुच्चय। बट कौन सा? बराबर। कौन सा उपसमुच्चय? बराबर। और जो फाई होगा वो भी ए का कौन सा होगा? उपसमुच्चय। तो ये जो हैं उचित हैं। कौन से उपसमुच्चय? उचित उपसमुच्चय। पढ़ाया था ना अभी मैंने, प्रॉपर सबसेट। और ये बराबर उपसमुच्चय। कौन सा उपसमुच्चय? बराबर। बताइए कुल कितने बने उपसमुच्चय? 8। कुल कितने बने? 8। देख लीजिए ध्यान से, बने हैं कि 8 की नहीं बने हैं? 3 ये हैं, 3 ये हैं, 3 3 6 और 2 कितने? 8। मतलब कैसे लिखेंगे देखो, उपसमुच्चय की संख्या, उपसमुच्चय की संख्या कैसे लिखेंगे? देखो बेटा, यहाँ पर उपसमुच्चय की संख्या का सूत्र होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n। n क्या होती है? n होती है अवयव की संख्या। n क्या होती है बच्चों? अवयव की संख्या। जैसे इस क्वेश्चन में a में बताइए अवयव की संख्या कितनी थी? 3 थी कि नहीं थी? थी ना। देखो 1 2 3 थी कि नहीं थी? तो आपसे बोला जाएगा बताइए उपसमुच्चय कितने बनेंगे। तो यदि आपसे बोला जाए कि उपसमुच्चय कितने होंगे, तो आंसर बनेगा 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है, क्योंकि 2 की पावर 3 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2। तो आंसर कितना आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो गई? 8। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इस 8 में बेटा जो 7 होंगे वो होंगे उचित उपसमुच्चय। क्या होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? और एक जो होगा वो होगा बराबर उपसमुच्चय। कौन सा उपसमुच्चय? क्लियर कि नॉट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? तो एक जो होगा बराबर उपसमुच्चय जिसका नाम था ABC। क्लियर?
और ये होंगे उचित उपसमुच्चय। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो फाई किस में आता है? उचित में। किस में आता है फाई? उचित में। चलिए आइए एक सवाल देखते हैं। जैसे ये कह रहा है कि नीचे दिए गए समुच्चय पर विचार करिए। फाई ये है, ए ये है, बी ये है, सी ये है। अब निशान लगाना है। चलो, फाई का रिश्तेदारी बी के साथ, तो फाई एक समुच्चय है। अब बताओ बी का ये समुच्चय है, बी का ये उपसमुच्चय है कि नहीं है? उपसमुच्चय है कि नहीं है? कौन सा भरूं, पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला, बिल्कुल सही। अभी अभी मैंने बताया कि फाई जो होता है रिक्त समुच्चय, वो हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, हाँ या ना? तो दुनिया का कोई भी समुच्चय होगा उसके अंदर थोड़ा सा फाई होगा। हाँ, अब देखो ए बी के अंदर बैठा है कि नहीं बैठा? ए 13 है और बी 159 है। बताओ ए बी का बच्चा है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ पर ए के अंदर 3 बैठा हुआ है, और क्या बी के अंदर 3 है? तो भैया जब 3 कहाँ से आ गया, तो क्या आएगा? नॉट अ सबसेट। क्या आएगा? क्योंकि 3 बिलोंग्स टू ए तो है, मगर 3 बी के अंदर नहीं है। जो पापा के जो बेटे के अंदर है वो पापा के अंदर नहीं है, मतलब इसका बेटा नहीं है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अगला देखिए ए और सी। तो ए के अंदर कौन है? 13 है, और सी के अंदर भी कौन है? हाँ, मतलब इसका ये उपसमुच्चय हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? बिलोंग्स टू। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, अब अगला है बी सी। देखो ये बी है और ये क्या है? सी। बी के अंदर कौन है? 1 5 9। सी के अंदर चेक करो, 1 5 9 है, 1 है, 5 है। हाँ, हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्लियर? आ गया समझ में कि नहीं आया? तो इस तरीके से आप जो है उपसमुच्चय आप बना सकते हैं। क्लियर ना? तो चलिए, उपसमुच्चय के बाद हमारा आता है अंतराल। क्या आता है बेटा? अंतराल आता है, ठीक ना? चलिए तो हम अंतराल पढ़ लेते हैं। अंतराल, अगला टॉपिक है अंतराल। देखिए अंतराल का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपको कहा बेटा कि आपको नंबर लिखने हैं -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4। बोलो जी हाँ या ना? तो अब यहाँ पे आपको ये नंबर लिखने हैं, और आप बात कर रहे हैं रियल नंबर की, आर की। आर मतलब वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? संख्या। तो आपको पता होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि वास्तविक संख्या जो होती है उसमें सब नंबर आ जाते हैं। परिमेय भी आ जाता है और अपरिमेय भी आ जाता है। ये 10th क्लास की नॉलेज, ये आपको बननी चाहिए, पता है ना? तो यदि देखा जाए बेटा, तो हमारे पास यदि जो वास्तविक संख्या होती है, इधर पे चलती है माइनस अनंत और इधर पे चलती है प्लस अनंत, और बीच पे क्या होता है? 0। और बेटा हर नंबर के बीच में इनफाइनाइट यानी अनंत नंबर हुआ करते हैं। अनंत मतलब यदि आप 0 से 1 के बीच में हो तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0 कितने 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 नंबर होंगे, सब शामिल हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? अब देखिए यहाँ पर आपके पास में इसको बनाना है अंतराल में। तो कैसे बनाएंगे? आपके पास में -5 है। क्या है बेटा? -5। तो देखिए कैसे बनाएंगे। -5 यहाँ पे होगा, इधर पे कहीं पर। बोलिए हाँ या ना? तो ये हो गया -5। हालांकि नंबर को नीचे लिखा जाता है, मैंने नीचे। और -5 से लेकर के 4 तक, कहाँ तक बेटा? तो देखो -5 शामिल है कि नहीं है? शामिल है। तो -5 पे लगाओगे घेरा, डॉट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डॉट, यानी कि काला बिंदु लगाओगे। और यहाँ पे भी 4 शामिल है कि नहीं है? है। तो यहाँ पे भी बिंदु लगाओगे, ठीक है ना? और ये पूरी लाइन आप जो है डार्क कर दोगे, कर दोगे। तो ये कहलाता है इसका संख्या रेखा निरूपण। क्या कहलाता है? संख्या रेखा निरूपण। ठीक है बेटा? अब देखो, यदि आपके पास में इसी को आपको अंतराल में लिखना है तो कैसे लिखोगे? हम किसकी वैल्यू ले रहे हैं बेटा? x की। किसकी वैल्यू? तो हम लिखेंगे x की वैल्यू -5 से बड़ी है या बराबर है? बोलो हाँ। और 4 से बराबर है या क्या है? छोटी है। 4 से बराबर है या छोटी है। क्लियर कि नॉट क्लियर? बन जाएगा ना? तो ये इसका हो गया। इसको बोलते हैं असमीका निरूपण। क्या बोलते हैं? असमीका। कौन सा निरूपण? असमीका। समीका आपने सुना होगा, समीकरण मतलब ये होता है, और जब चोट लग जाती है तो असमीका बन जाता है। ये कह जाता है असमीका निरूपण। क्या बन गया?
असमी का निरूपण। अब देखो अंतराल लिखा रहा हूं मैं, तो x बिलोंग्स टू, बेटा जब भी कोई चीज शामिल हो रही हो तो उसको डब्बे में बंद कर दिया करो। तो डब्बा बंद कहां से शुरू, -5 से, कहां से, कॉमा कहां तक खत्म, समझ में आ गया। तो ये कहलाता है बंद अंतराल। क्या कहलाता है, बंद अंतराल। ठीक है। अब चलो यदि मान लो आपको -5 भी नहीं लेना था और 4 भी नहीं लेना था, तो बेटा इन पे क्या लगाओगे, गुब्बारे लगाओगे, बबल लगाओगे। क्या लगाओगे, बबल। तब आप डॉट मत करना, डॉट मतलब शामिल, समझ गए ना, डॉट मतलब दाखिल, डॉट मतलब और डॉट मतलब दाखिल और बबल मतलब खारिज, बबल मतलब, हाँ ये देखो खारिज कर दिया आपने। अब आप -5 को नहीं लोगे और 4 को नहीं लोगे, मगर बीच के सारे नंबर लेंगे, बीच के सारे नंबर लेंगे। तो आप लिखेंगे x का मान -5 से बड़ा और 4 से, देखो पिछले बार बराबर लगा रहे थे, इस बार बराबर नहीं लगा रहे, तो -5 से बड़ा और 4 से छोटा, और बबल लगा करके इसको शेड कर दीजिए। ये बन गया संख्या रेखा निरूपण, संख्या रेखा निरूपण। समझ में आया। अब इसको अंतराल में लिखो, तो x बिलोंग्स टू, बेटा -5 को ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, नहीं, तो ये कहलाता है, ये वाला ब्रैकेट कहलाता है खुला अंतराल, -5। क्या 4 को ले रहे हो, नहीं, तो -5 से लेके 4 खुला अंतराल। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब यदि आपने कहा नहीं -5 को ले लो और 4 को मत लो, तो यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे बबल है और बीच में शेड कर देना, तो क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू -5 पे खुला और 4 पे बंद। ठीक है। अगर आप -5 पे खुला कर दो और 4 पे बंद कर दो, तो बनेगा x बिलोंग्स टू -5 पे बंद और 4 पे खुला। क्लियर कि नॉट क्लियर। असमीका में इसको क्या लिखोगे, x -5 बड़ा है, छोटा है, बराबर है और 4 से छोटा। इसे क्या लिखोगे, x की वैल्यू -5 से बड़ी और 4 से छोटी या बराबर। क्लियर कि नॉट क्लियर, क्लियर कि नॉट क्लियर, बन जाएगा ना। ये गलत लिख दिया, लास्ट वाला 4 पे बंद है ना, ये वाला 4 पे क्या है, बंद है, तो 4 पे बंद और -5 पे खुला, दोनों मैंने एक ही करा दिए। ठीक है ना, उल्टा कर देता हूँ एक, देखिए -5 पे बंद और 4 पे खुला, तो x बिलोंग्स टू -5 पे बंद और 4 पे खुला। क्लियर कि नॉट क्लियर, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं ना बच्चों इसमें। ये हो गया अंतराल, ये क्या हो गया, अंतराल हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब हम बताते हैं यूनिवर्सल सेट, यानी सार्वभौमिक समुच्चय। कौन सा समुच्चय, सार्वभौमिक समुच्चय। ठीक है ना। अब हम आपको बता रहे हैं सार्वभौमिक समुच्चय। देखिए सार्वत्रिक समुच्चय इसको बोलते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। जैसे मान लो बेटा आपके पास एक सेट है A, इसमें है A B C, और एक सेट है B, एक वो करने गया क्या E F G, और एक सेट है C, वो बन गया H I। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। तो बेटा एक ऐसा सेट जो तीनों को अपने अंदर धारण करे वो कहलाएगा इनका सार्वत्रिक सेट। तो मैं लिखता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, U फॉर यूनिवर्सल बराबर मैं लिखता हूँ ABCDEFGHI। बताइए ये सबको धारण किए हुए कि नहीं धारण किए हुए, मतलब जो A है वो भी इसका उपसमुच्चय है कि नहीं है, जो B है वो भी उपसमुच्चय है कि नहीं है, और जो C है वो भी उपसमुच्चय है कि नहीं है। आ गया समझ में। तो ऐसा समुच्चय यह आधारभूत समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। क्लियर कि नॉट क्लियर। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर, बोलो हाँ। नेचुरल के बाद आता है क्या, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। होल नंबर के बाद आता है क्या, पूर्णांक। पूर्णांक के बाद आता है क्या, परिमेय संख्या, बोलो हाँ। और थोड़ा सा होता है अपरिमेय, और सबको शामिल करते हुए क्या बनता है, वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर जो R है एक्चुअली वो सबका क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। क्या है वो, मतलब यूनिवर्सल
समुच्चय है। समझ में आ गया? तो जो R है वो क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? पहला क्वेश्चन देखिए, 2 3 4 यहाँ है और यहाँ भी 2 3 4, बताओ ये इसका बच्चा है कि नहीं है? है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस तरीके से। क्लियर कि नॉट क्लियर? अच्छा, आपकी कक्षा 11वीं का सेट एक्स सच दैट एक्स आपकी कक्षा 11वीं का सेट है और आपके विद्यालय का सेट है, तो जो आपकी 11वीं क्लास में होगा वो विद्यालय का ही होगा कि नहीं होगा? तो ये उसका उस समुच्चय हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो इस तरीके से कथन वाले सवाल भी आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? नोट कर लें।